नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार निठारवाल। हम राजनीति विज्ञान विषय में बीए भाग द्वितीय के पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर का नाम है भारतीय राजव्यवस्था और इसमें हमने जो पहला टॉपिक चुना है वह है मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में अब तक हम जो देख चुके हैं वो है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं उनको अभी तक हमने देखा है। और अब हम अनुच्छेद 31 को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अनुच्छेद 31 में पहले जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 19F में वर्णित जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको भी हटा दिया गया है। इनको अब मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो अब हम अनुच्छेद 32 में मूल जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसी से पता चलता है कि यह मौलिक अधिकार कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार ही अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करवाता है। क्योंकि इस मौलिक अधिकार के माध्यम से 5 प्रकार की रिट जारी करके न्यायपालिका व्यक्ति के नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है या उसकी रक्षा करती है। तो इसमें जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं उनमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी जो रिट या लेख है वह है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां जो लेख या 5वीं जो रिट है वह है अधिकार प्रच्छा। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। प्रथम रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाए तो वो इस रिट के माध्यम से न्यायपालिका में रिट लगा सकता है। तो इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करे ताकि न्यायालय उसको बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। इसी तरह से हमारी जो दूसरी रिट है या दूसरा जो लेख है वह है परमादेश। परमादेश की रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद के कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इस प्रकार के रिट के द्वारा न्यायपालिका उस पदाधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। तीसरी प्रकार की जो रिट है वह न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका को जारी की जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से नीचे की जो न्यायालय हैं या अर्ध न्यायिक अधिकरण जिनको हम ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं उनको जारी किया जाता है। इसमें उनका आदेश दिया जाता है कि वो नीचे के न्यायालय संबंधित मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि वो मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है और इस मामले को वह सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में भेजें। इसी तरह से चौथी जो हमारी रिट या लेख है वह है उत्प्रेषण लेख। इसमें यह भी न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका को जारी की जाती है। इसमें न्यायपालिका अपने से नीचे के न्यायालयों को या यूँ कहिए कि अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनको ये निर्देश देती है कि संबंधित या किसी मामले में वो अपने यहाँ सुनवाई न करे बल्कि उसको कहाँ ऊपर के न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भेजे। इन दोनों में प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मूल अंतर यही है कि प्रतिषेध रिट में तो मामले को नीचे के न्यायालय को सुनने ही नहीं दिया जाता, सुनने से पहले ही उनको रोक दिया जाता है कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जबकि जो दूसरी रिट है उत्प्रेषण, इसमें संबंधित मामले में नीचे के न्यायालय सुनवाई कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको ऊपर के न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए कहा जाता है। इसी तरह से हमारी जो 5वीं रिट है वह है अधिकार प्रच्छा। इसमें जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लग जाता है जिसके लिए कि वह योग्य ही नहीं है या किसी सार्वजनिक पद को हथिया लेता है जिसके लिए वो योग्य ही नहीं है
तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से ये पूछता है कि वो इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है, किस हैसियत से कार्य कर रहा है, और वह अगर इस स्थिति में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है तो न्यायपालिका उसको उस पद पर कार्य करने से मना कर देती है। तो इस तरह से हम अनुच्छेद 32 में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की जो रिट जारी की जाती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है हमारे यहाँ, और संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दी गई है जो कि 3 प्रकार की है: साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरी है साधारण प्लस आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की जिसमें आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ संविधान संशोधन के साथ मूल अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है, ऐसा माना गया। 1967 से पहले तक यही माना गया, जब तक कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस नहीं आया था। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये कहा गया कि न्याय संसद या तो गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। हाँ, संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और इनमें संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन नहीं कर सकती। तो इस तरह से न्यायपालिका ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। इसलिए संसद फिर 24वां संविधान संशोधन लेकर के आई 1971 में, जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन इसके माध्यम से किया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसके द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसके पश्चात 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस आया, उसमें यह कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं। एक तरह से अब जो गोलकनाथवाद में जो निर्णय दिया था न्यायपालिका ने, उस निर्णय को न्यायपालिका ने पलट दिया और ये निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन साथ ही केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं, वो भाग बहुत ज़्यादा पवित्र हैं जिसमें संसद किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। तो इस तरह से वर्तमान जो स्थिति है मौलिक अधिकारों में संशोधन की वो यही है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और दूसरा संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अब हम भारत में जो मौलिक अधिकारों की मांग कब से शुरू हुई उसके बारे में विचार करेंगे। तो विश्व में अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड में जो मैग्ना कार्टा आया था उससे हुई। फिर जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया गया, और इसी तरह से आगे चल कर के 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को शामिल किया गया, क्योंकि अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का समावेश नहीं किया गया था। तो इस तरह से इन 3 चीज़ों से, यानी इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, फ्रांस की क्रांति के जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश, और अमेरिका में जो 1791 में अधिकार पत्र को शामिल जो किया गया था, इन सब चीज़ों से भारत में भी अधिकारों के लिए प्रेरणा जागृत हुई। और इसके पश्चात भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए 1895 में मांग रखी गई, जो कि आपको पता है कि भारत में 200 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत का शासन रहा, और भारत में अंग्रेजी राज्य का जो स्वरूप था वो पूरी तरह से तानाशाही वाला स्वेच्छाचारी स्वरूप था, जिसमें
व्यक्तियों पर मुकदमा लगा करके जेल में बंद कर दिया जाता था, न कोई अपील होती थी, न कोई दलील होती थी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के ये जो अत्याचार थे, इनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने मूल अधिकारों पर जोर देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये मूल अधिकार ही थे जो अंग्रेज़ों की जो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति या अंग्रेज़ों का जो शोषण अत्याचार, इनसे व्यक्तियों की, नागरिकों की रक्षा कर सकते थे। इसलिए आपको याद होगा, हमारे यहाँ 1915 में होम रूल लीग आंदोलन चला था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। तो इस होम रूल लीग आंदोलन में सबसे पहले 1815 मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई। फिर 1925 में जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया था, उसमें भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। फिर कांग्रेस का जो 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ, उसमें मूल अधिकारों की मांग रखी गई। और सबसे महत्वपूर्ण 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। इसी तरह से आगे चलकर 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें मूल अधिकारों की मांग को फिर से दोहराया गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जब 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, तो हमारे संविधान के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसमें कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भाई मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, उनके लिए भी एक समिति का गठन किया जाए। तो इस तरह से मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई। इस समिति ने फिर 5 उप समितियों का गठन किया, जिसमें एक थी मौलिक अधिकारों से संबंधित, और इस मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसके अलावा इनमें और भी कई सारे लोग शामिल थे। तो इस तरह से ये जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो परामर्श समिति और जो ये 5 उप समितियों में से एक उप समिति, इनकी सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। और वर्तमान में आपको पता है, मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और हमारे यहाँ अन्य देशों की तुलना में मूल अधिकारों का व्यापक रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है, क्योंकि मूल अधिकारों के प्रावधान के साथ ही उन पर क्या क्या सीमाएं लगेंगी, इन सब बातों का प्रावधान भी संविधान में ही कर दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम मूल अधिकार और जो निर्देशक तत्व होते हैं, इनमें अंतर देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा भाग 4 में जो निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।